जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्यूटन के बेसिक 3 नियम। यानी कि न्यूटन के कितने नियम होते हैं। न्यूटन के 3 नियम होते हैं और हम लोगों को बताना है न्यूटन के कितने नियम होते हैं। आखिरकार न्यूटन के नियम जो हैं 3 नियम, वो प्रयोग कहाँ होते हैं, उनका अनुप्रयोग भी हम देखेंगे। और वो प्रयोग मतलब कि न्यूटन के गति के नियम होते क्या हैं। बहुत बार मतलब कि स्कूल में पूछा जाता है या फिर पेपर में ये बहुत बार आता है कि न्यूटन के गति के नियम बताइए, या न्यूटन के प्रथम नियम का अवहेलना कीजिए, या न्यूटन के प्रथम नियम की तुलना कीजिए, बताइए। इसे कैसे प्राप्त करेंगे, तो समझिए ध्यान से। न्यूटन के गति के नियम, हेडिंग डालेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम यानी कि लॉ ऑफ न्यूटन्स, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। न्यूटन के गति के नियम, देखिए न्यूटन के गति के 3 नियम थे। कितने नियम थे? 3 नियम। न्यूटन के गति के कितने नियम? 3 नियम। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। देखिए ध्यान से। जो प्रथम नियम है यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम, यहाँ पर लिखिएगा प्रथम नियम, क्या लिखा रहा है जी? प्रथम नियम, प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। प्रथम नियम देखिए क्या कहता है, सिंपल बात है। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है कि न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि दम है तो हिला के दिखा, या फिर दम है तो हमको रोक के दिखा। देखो, दम है तो हिला के दिखा, दम है तो हिला के दिखाए का मतलब कि हम स्टेबल होंगे। अगर हम स्थिर अवस्था में, अगर हम स्थिर अवस्था तो हमको कोई हिला सकता है नहीं, जब तक से कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो न्यूटन का प्रथम नियम एकदम सिंपल रहता है, एकदम सिंपल। अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो यह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक से इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक से उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। या फिर कोई व्यक्ति चल रहा है या कोई भी वस्तु चल रही है, मूवमेंट में है यानी कि गति में है, तो जब तब तक चलेगी, तब तक गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। सिंपल बात है। यानी कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना पड़ेगा जब तक से उस पर कोई बाह्य बल लगाया न जाए। या फिर कोई वस्तु अगर गति में है तो वह तब तक गति में रहेगी जब तक से उस पर कोई बाह्य बल लगाया न जाए। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। कौन है? यही न्यूटन का प्रथम नियम है। आगे देखिए, तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, मतलब इनके अनुसार देखिए ध्यान से, इनके अनुसार कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है, तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक से उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा नियम नहीं, दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि कोई वस्तु गति में है, तो वह गति में ही रहेगी, जब तक से उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। सिंपल फंडा एकदम। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार
इनके अनुसार जब कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी जब तक से उस पर कोई बाह्य बल लगाया न जाए। यदि ये वस्तु है ये तब तक स्थिर रहेगी जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं या फिर ऐसे ढकेलूंगा नहीं, तब तक स्थिर रहेगी। यानी कि मैं बाह्य बल हो गया, इसको जब तक नहीं हटाऊंगा तब तक ये ऐसे। कुर्सी खड़ी है भाई, कुर्सी वहां पर है, कुर्सी को मैं जब तक उठा के वहां पर रखूंगा नहीं तब तक वो कुर्सी तो वहीं पर रहेगी, है कि नहीं। तो ये स्थिर अवस्था का मतलब समझ गए। और कोई वस्तु गति में, बाबू मान लो कि हम साइकिलें चला रहे हैं, मान लो हम साइकिल मार रहे हैं, मार जोर से चला रहे हैं, अब साइकिल को जब तक हम ब्रेक नहीं मारेंगे, जब तक ब्रेक नहीं मारेंगे तो क्या वो रुक जाएगी? बिना ब्रेक के तो रुकेगी नहीं। या फिर किसी में ले जाके ढां से लड़ा देंगे तब ना रुकेगी। अब भाई ढां से लड़ाएंगे पूरा में, कोई में ठोक देंगे तो अगवा जो है वो बाह्य बल ही न है, वो बाह्य कारक ही ना है। अब उसके द्वारा ये जब मालूम साइकिल चला के जा रहे हैं, अगवा कोई आ गया ठोक दिए ने, ठोक दिए तो हमारी तो गति रुक गई ना, लेकिन ये बाह्य है, बाह्य कारक है, इसके द्वारा बल लगा है, रिएक्शन पर रिएक्शन, इसलिए ये रुक गई। ये गति में थी, ये रुक गई। बाबू समझे ध्यान से। तो कोई भी गति अवस्था में होती है तो गति में ही रहना चाहिए, गति में ही रहना पड़ेगा जब तक से उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। साइकिल चल रही है उसको ब्रेक मारे बिना नहीं रुक सकते हैं, कोई ट्रेन चल रही है उसको भी बिना ब्रेक मारे नहीं चल सकते हैं भाई साहब, एकदम सिंपल बात है। कोई भी गति बाइक चला रहे ओकरा रोक देंगे? बिल्कुल नहीं, रोकेंगे तो अपना जान चल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ में है कि नहीं। तो इनके अनुसार कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, अगर कोई गति में है तो वो क्या रहेगी? गति में रहेगी। दूसरी बात ये बोलेंगे सर जी इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए बबुआ हम प्रयोग बताते हैं। जैसे प्रथम नियम का प्रयोग आप देखे होंगे कभी कि कोई लड़का होता है छोटे पर, कोई लड़का देखे, हम लोग भी बचपन में, आप बचपन याद करो कि भाई साहब एकदम गंजी पहने हैं, दोपहरिया लकलका रहा है और 3-4 लोगों का ग्रुप होता है और वो जाते हैं आम के बगीचा में, आम के बगीचे में टिकोरा तोड़ने के लिए। टिकोरा, अब वो टिकोरा तोड़ने गया, कोई को चढ़ने आता है, मान लो 4 दोस्तों में एगो तोड़ने उसको चढ़ने आता है, कहेगा तू चढ़ जा, तू चढ़। अब उन्हें उसको चढ़ा देगा, अब उन्हें जब चढ़ाएगा ना बबुआ, वो चढ़ने को चढ़ जाएगा तो एक होगा तुर तुर के देगा, लो लो, तो नीचे से लोकेगा। अब भाई साहब जो नीचे रहेगा ना तो कहेगा अरे कौन है मन लोकेगे, जोर दे कल गिर जाए। अब वो क्या करेगा भाई साहब, उस टहनी को लेकर धर के छोड़ देगा। भाई टहनी थी ऐसे, वो स्थिर अवस्था में है कि नहीं। अब उसको मैंने झक छोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो गति में किया कि नहीं, मैं बाह्य बल हुआ कि नहीं, तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको छेड़ा। तो दुनिया का दोस्तों है कि जिसको आप छेड़ेंगे वो छोड़ेगा नहीं, ये जान लीजिए। तो वो गति में हो गया तो उसमें जो आम लगे होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे कंबल होता है, लेवा होता है, जैसे कि ये गमछा हो गया, अब ये बबुआ गमछा है, गमछा मैंने ले लिया, बहुत गंदा है, मान लो अगर ये गमछा गंदा है और मैंने इसको ऐसे झाड़ दिया, देखो गर्दा उड़ रहा है कि नहीं, उसमें नहीं दिखेगा बकलोलवा सब, तो गर्दा उड़ रहा है। गर्दा किसी बस कोई चलती है, अब बस चल रही है भाई, बस पर कोई हीरो बनने लगता है, क्या करते हैं कोई लड़की आ जाती है ओकरा झांकने लगता है, देखेंगे जब झांकेगी ना तो वो भी झांकता है। अब होता है क्या है कि जब लड़के का बस स्टैंड आता है, बस स्टैंड मतलब रुकने वाला जाता है, तो वो क्या करता है भाई साहब, वो मतलब कि सोचता है चलते पहुंच जाए, क्यों? क्योंकि अगवा तो लड़की ने देख रही है, अब भगवान लड़की देख रही है, ये सोचेगा कि हम कूद जाए और कूदेगा, लेकिन बाय द वे हमसे विज्ञान पढ़ा ही नहीं, वो बकलोला कूदेगा चुपचाप खड़ा जाएगा, अम्मा धांस झक हो जाएगा, अगवा तुर तुर फोट लेगा। तो ऐसा क्रिया बहुत आप देखे होंगे, तो ऐसे इसका उपयोग बहुत सारा है, अभी मैं उपयोग बताने वाला हूं। देखिए दूसरी बात ये कि प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं, इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं, इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं, इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। इतना चीज होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जड़त्व शब्द है, जड़त्व 2 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देखिए जो जड़त्व होगा बुआ वो 2 प्रकार का होगा, एक विरामक जड़त्व, एक गति का जड़त्व, एक विरामक जड़त्व, एक गति का जड़त्व। समझो ध्यान से। देखिए जड़त्व 2 प्रकार के, जड़त्व कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जड़त्व कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है विरामक जड़त्व, विरामक का जड़त्व, विरामक का
जड़त्व, विरामा का जड़त्व, विरामा का जड़त्व। देखिए विरामा का जड़त्व क्या कहलाता है, समझिए ध्यान से। जो विरामा का जड़त्व कहलाता है, जो विरामा का जड़त्व कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामा में है, विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, विरामावस्था में ही रहेगी। जड़त्व मतलब जड़ना, जड़त्व मतलब जड़ना, जड़त्व मतलब जड़ना। किसी भी पोजीशन में एक चीज जड़ जाना, मतलब कि एक पोजीशन में बने रहना, उसको कहते हैं जड़ना। मतलब विरामा का जड़ तो भाई विरामावस्था में बनी रहेगी, विरामा का जड़ तो क्या जाएगा, विरामावस्था में बनी रहेगी। और यहीं पर दूसरा होता है गति का जड़त्व। क्या होता है, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या कहता है भाई, गति का जड़त्व ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गति में है, यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही बनी रहेगी, तो वह गति में ही बनी रहेगी। इसे कहते हैं गति का जड़त्व। क्या कहते हैं, गति का जड़। गति का जड़ तो मतलब गति में बने रहेगी, विरामा का जड़ तो मतलब विरामा में बनी रहेगी। जड़ तो मतलब बने रहना, डटे रहना। अब एक तो सिंपल एकदम बात है, जड़ तो मतलब क्या होता है, जड़त्व। जड़ तो मतलब अपनी बातों में डटे रहना, जड़ तो भाषा मतलब डटे रहना अपनी बातों में। जिसे कहते हैं हटफुट का पेड़, नहीं कहते कि हटफुट का पेड़ है का जी नहीं हट रहा है, मतलब अजीब हालत होता है। तो हटूट का पेड़ होते हैं, जड़ तो मतलब एकदम डटे रहना, जड़े रहना, इसे कहते हैं हटूट का पेड़। अब समझिए ध्यान से, यही नहीं, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं जो प्रथम नियम है इसका अनुप्रयोग, आखिरकार अनुप्रयोग कहां कहां होता है समझिए। तो लिखेंगे गति के प्रथम नियम का अनुप्रयोग या व्यवहारिक उपयोग। प्रथम नियम का व्यवहारिक उपयोग। प्रथम नियम का व्यवहारिक उपयोग। देखिए पहला तो ये हो गया, अगर प्रथम नियम हम बताएं तो पहला ये हो गया चलती हुई बस से ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। किस पर नियम करेगा भाई, आगे की ओर। भाई बस चल रही है, ब्रेक मारे धांस से ओन जाएंगे आगे, क्योंकि वो चल रही थी तो गति में थी और आप कहां थे, गति में, और डायरेक्ट रोक दिए तो विरामावस्था में आगे, मतलब विरोध करना। दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि पेड़ को झोरने पर या झकझोरने पर आम का गिरना, ये भी हो जाएगा भाई साहब, आम का गिरना। इतना नहीं बल्कि और कहता है कंबल को झाड़ने पर गर्दा का बाहर निकलना। क्या कहलाएगा, ये प्रथम नियम के अनुसार सब हो रहा है। जैसे कोई भी अगर मतलब बस है, चलती हुई बस से यात्री का उतरने के बाद कुछ दूरी चलना या दौड़ना। ये सब नियम होते हैं एटीसी। बहुत सारे नियम है ऐसे कि जो प्रथम नियम पर फॉलो करते हैं। अब आगे देखिए, इतना नियम पर फॉलो करते हैं, यानी कि प्रथम नियम के अनुसार चलते हुई बस से ब्रेक को लगा, धांस आगे झकार के पेड़ को जोड़ने पर आम गिर जाता है, चाहे कुछ भी खुल जाता है, कंबल को जाने पर गर्रा निकलता है। ये सब पहले नियम पर चलती हुई बस से यात्री का उतरना, सब पहला नियम का अनुप्रयोग है।
अब हम चलते हैं गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, सॉरी न्यूटन का दूसरा नियम, समझिए ध्यान से। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का द्वितीय नियम ये कहता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा संवेग और आवेग। क्या पढ़ना पड़ेगा? संवेग और आवेग, संवेग और आवेग। तो पहले हम संवेग समझाते हैं। देखिए संवेग क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को संवेग कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को संवेग कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर, सॉरी ये तो हो जाएगा आपका त्वरण, वेग परिवर्तन की दर त्वरण हो जाएगा। देखिए संवेग किसे कहते हैं? संवेग जो होता है ना, यह संवेग जो होता है वो सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। क्या है? यह सदिश राशि होता है, यह सदिश राशि होता है। इतना ही नहीं, इसे P से दर्शाते हैं। किसे? इसे P से दर्शाते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। संवेग को किससे दर्शाते हैं? P से, क्योंकि पोटेंशियल होता है। क्या होता है? पोटेंशियल। इतना ही नहीं, P बराबर होता है यम भी, P बराबर यम भी, P बराबर यम भी, जहां पर यम जो होता है वो मास होता है। यम बराबर क्या होता है? मास। मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान। अब यहाँ पे देखिए जो B होता है बाबू, ये होता है वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। इसको कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग। और P तो जानते हैं पोटेंशियल। देखिए ध्यान से, एक तरह से और कर सकते हैं। क्या कहेंगे? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान तथा वेग, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग। क्या कहेंगे? संवेग कहते हैं। एकदम सिंपल है बाबू। देखिए द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर एम बी, P बराबर यम भी, P बराबर यम भी, P बराबर यम भी। यह क्या होता है? सदिश राशि। क्या होता है? सदिश राशि। इसे P से दर्शाते हैं, P बराबर यम भी। ये ऐसे ऐसे होता है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो होता है यम बबुआ ना, यम मतलब मास, इसको किलोग्राम में लेते हैं। क्या लेते हैं? किलोग्राम में। और समय को सेकंड में लेते हैं। दूसरी बात, जो वेग होता है वो मीटर पर सेकंड में लिया जाता है, जैसा कि हम सवाल में बताएंगे। अब हम एक सवाल का यूज करवाते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये हो गया, इतना उतार दिए। अब आगे देखते हैं। देखिए संवेग से संरक्षित एक कुछ सवाल होते हैं। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल बता दिया जाए, अगर बता दिया जाए कि 60 किलोग्राम का, 60 किलोग्राम का एक पिंड, 60 किलोग्राम का एक पिंड, एक पिंड पर 60 किलोग्राम का पिंड, 60 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति में है, तो उसका संवेग बताइए। तो उसका संवेग बताइए। समझे ध्यान से बाबू, ये सवाल पूछता है। क्या पूछता है? सवाल पूछता है। देखिए सवाल क्या है कि 60 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है या गति में, तो उसका संवेग बताइए। देखिए कोई भी सवाल हो, विज्ञान में का कोई भी सवाल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तो हमारा मेन बात है, याद रखना 3 तो आप कोई भी सवाल लगाओगे तो आराम से कर लोगे। पहली बात ये कि जो दिया है उसको आप लिखोगे। उसको क्या करोगे? लिखोगे, चुपचाप लिखो एकदम। दूसरी बात जो यूनिट होता है बाबू, यूनिट यानी कि जो मात्रक होता है, क्या होता है? मात्रक तुम सेम करोगे। मात्रक क्या करोगे? सेम। उसके बाद फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये 3 बातें याद करोगे तो तुमको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। देखो 60 किलोग्राम का एक बाबू, 60 किलोग्राम का ही मास है ना, है यम बराबर कितना दे दिया? 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। ये हो गया। उसके बाद क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से, मतलब v बराबर क्या दे दिया? 20 मीटर पर सेकेंड। वेग दे दिया कि नहीं? अब कह रहे हैं संवेग क्या होगा? संवेग मतलब p क्या होगा? इतना लिखने में क्या जाता है? पहला किए कि नहीं? दूसरी बात, अब हम फॉर्मूला रंगाएंगे। P बराबर होता है यम भी। P बराबर क्या होता है? यम भी। P बराबर यम का मान बबुआ 60, भी का मान 20। देखो P इज इक्वल टू
6 दुना के 12, डबल जीरो लगा देंगे, हो गया 1200। लेकिन पी किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड इस स्क्वायर में। अब कहेंगे सर कैसे, तो हम बताते हैं मात्रा का निकालना। देखिए ध्यान से, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर समझिए, अभी और सवाल बोलेंगे, अभी इतना ही समझाते हैं। देखिए इस सवाल को उतार लीजिएगा। देखिए संवेग का मात्रक कैसे निकाला जाता है, आखिरकार संवेग का मात्रक क्या होता है, यानी कि यहाँ पर मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मात्रक, संवेग का मात्रक। देखिए संवेग का मात्रक सूत्र से हम लोग निकालेंगे। हम पहले भी चैप्टर में बता चुके हैं, बल बढ़ा रहे थे तो उसमें हम निकाल रहे थे। देखिए P बराबर होता है यम भी, P बराबर यम भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का मान क्या होता है, P बराबर यम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार, भार को किस में नापेंगे, किलोग्राम में। किस में नापेंगे, किलोग्राम में। गुणे वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय, वेग बराबर विस्थापन बटा के समय। अब देखिए P इज इक्वल टू केजी इंटू, इसको नापते हैं मीटर में बटा के सेकेंड, यानी कि P बराबर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो कितना मस्त आ गया मात्रक, ये भी उतार लो। ये होता है वो, मतलब और अभी सवाल करवाएंगे संवेग का। हम संवेग का एक और सवाल देख लेते हैं, संवेग का एक और सवाल देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को कूल आ जाए। देखिए संवेग का एक और सवाल अगर हम क्वेश्चन लेते हैं बबुआ, ध्यान से समझना। अगर मैं मान लेता हूं कि मान लो कि 60 किलोग्राम का एक पिंड है, 60 केजी का एक पिंड, 60 केजी का एक पिंड को, 60 केजी के एक पिंड को कितना वेग से फेंका जाए कि उसका संवेग मान लो 180 मीटर पर सेकेंड हो जाए। ध्यान से समझना सवाल। मैंने बोला कि 60 केजी का एक पिंड है, 60 केजी के एक पिंड को कितना वेग से ढकेले, 60 केजी के एक पिंड को कितना वेग से आगे फेंके कि उसका जो संवेग है 180 मीटर पर सेकेंड हो जाए। पहली बात मैंने बताया था कि 3 बातें आप नोट करेंगे। कितनी बातें, 3 बातें। पहली बात ये कि जितना दिया ओकरा लिखेंगे, जितना दिया है ओकरा लिखेंगे, ओकरे बाद मात्रक सेम करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला। तो भाई साहब इसमें दिया क्या है, 60 किलोग्राम के एक पिंड, 60 किलोग्राम के एक पिंड, 60 किलोग्राम। बताओ 60 किलोग्राम भार नापते हैं कि नहीं, किलोग्राम में भार नापते हैं। भार मतलब m, भार मतलब यम। यम का मान कितना आ गया यहाँ पर, देखिए यम का मान आ गया 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए यम का मान आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, 60 किलोग्राम के एक पिंड को कितना वेग से, कितना वेग, वेग मतलब हमको पता नहीं है, कितना वेग से ढकेला जाए तो उसका संवेग मतलब T कितना प्राप्त हो जाए, 180 मीटर पर सेकेंड प्राप्त हो जाए। हमने पहला कर लिया। अब सुनो ध्यान से, और मैंने क्या किया कि 180 पर देख लिया। अब ऐसा सूत्र लगाइए जहां पे यम हो, भी हो, पी हो, आराम से। तो बोलेंगे सर P बराबर यम भी, P बराबर यम भी। तो P का मान कितना है, रखिए चुपचाप। P का मान 180 बराबर यम का मान 60 गुणे V का मान नहीं पता। और आपको भी पता है कि जब गोला होता है बीच में तो ये इधर आता है तो निचला फ्लैट में जाता है, यानी कि बटन में जाता है। क्यों, क्योंकि ये देखिए बीच में झगड़ा किए हैं, क्रॉस मतलब झगड़ा किए, और जो भी झगड़ा करके दूसरे उठ जाता है ना तो अपने पजरे में नहीं सुताता है या अपने पजरे में नहीं बैठाता है। क्यों, क्योंकि उधर से झगड़ा करके बहुत खराब इंसान है, इसलिए उसको नीचवा भेज देता है। यानी कि जब ये 60 नीचे आएगा, 60 एल में आएगा तो ये बटन हो जाएगा। 180 पहले से था, ये 60 एल आएगा तो हो जाएगा बटन में, बराबर क्या बचेगा बब्बा भी। अब आगे देखिए, ये 0 से 0, 6 एकम 6, 6 त्रिके 18, ऊपर बचल 3, नीचे बचल 1। नीचे 1 का मतलब कोई मतलब नहीं होता है, नीचे 1 का मतलब नहीं होता है। तो V बराबर क्या हुआ, 3, V बराबर 3। अब V आता है कि मन मीटर पर सेकेंड में, V के मन आता है मीटर पर सेकेंड में। देखिए ये सवाल लगा दिए, अभी आप लोगों को बाद में और सवाल लगवा दिया जाएगा संवेग से, लेकिन अभी हम लोगों को एक और चीज पढ़ना है, आवेग। आगे देखिए आवेग क्या होता है, सवाल उतार लिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा और सवाल प्रैक्टिस करते रहेगा, किताबों में भी है, किताब में सवाल नोट कर दीजिएगा। जो नहीं आएगा हमारे ऊपर भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं बायो में अपना लिंक भेज दूंगा और व्हाट्सएप नंबर भी भेज दूंगा, वहां पर भेज देंगे, आपको लगा के प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भेज दीजिएगा, उस पर एक लिंक आएगा टाइटन एकेडमी, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
टाइटन एकेडमी, टाइटन एकेडमी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, पूरा तरीके से दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो तुरंत पहुंच जाए और आप पढ़ सके। 9-10 का पूरा चैप्टर, 9, 10, 11, 12 जितना भी है, 6, 7, 8 पूरा का पूरा वीडियो आपके यहाँ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे क्या चीज, आवेग। देखिए ध्यान से बबुआ, आवेग पढ़ देते हैं हम लोग। देखिए आवेग, अब हम लिखते हैं आवेग। आवेग कहते हैं इम्पल्स, आवेग क्या कहते हैं, इम्पल्स। आवेग को कहते हैं इम्पल्स। समझिए आवेग में हमको क्या पढ़ना है बबुआ। पहली बात तो ये कि आवेग किसे कहते हैं। आवेग को हम लोग आई से दर्शाते हैं, आवेग को आई से दर्शाते हैं। आवेग को किससे दर्शाते हैं, आई से। आवेग को किससे दर्शाएंगे, आई से। उसके बाद आवेग जो होता है बाबू ना, आवेग अदिश राशि है। आवेग क्या है, एक अदिश राशि है। आवेग क्या है, एक अदिश राशि होता है। आवेग क्या है, एक अदिश राशि। उसके बाद समझिए ध्यान से, आवेग अदिश राशि हो गया, आवेग को आई से दर्शाते हैं। आवेग आई बराबर F इंटू डेल टी, F इंटू डेल टी। अब हम यहां से आवेग का परिभाषा बनाएंगे, F इंटू डेल टी, F इंटू डेल टी। आवेग को आई से दर्शाते हैं, आवेग को आई से दर्शाते हैं। और आवेग कैसी राशि होती है, अदिश राशि। आगे मैं बताऊंगा वेक्टर एंड स्केलर क्या होता है, यानी कि सदिश और अदिश क्या होता है, उसका ट्रिक भी बताऊंगा कि सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं। और आई बराबर होता है F इंटू डेल टी। यही से सूत्र बनाएंगे। देखिए आई मतलब आवेग, F मतलब बल, डेल टी मतलब समय। यहां पर क्या करेंगे बबुआ, F क्या है, बल, F क्या है, बल यानी कि फोर्स। F क्या है बबुआ, फोर्स। अब यहां पर जो T है, T क्या है, समय। T क्या है, समय, इसको कहते हैं टाइम। और यहाँ पर इसको जो त्रिभुज निर्भर रहता है ना, इसको कोई बताता ही नहीं कि क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेल। नहीं आएगा तो लिख लो बाबू, इसको कहते हैं डेल। डेल मतलब होता है अत्यंत कम, अत्यंत कम, अत्यंत कम, इसको कहते हैं डेल। और आई को तो जानते ही करते हैं कि आई बराबर F इंटू डेल टी। समझे ध्यान से, आई का हम परिभाषा कैसे बनाएंगे, आवेग कैसे कहेंगे, तो बोलेंगे बल तथा समय के गुणनफल को, बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यहां पर लिख देंगे कि बल तथा समय के गुणनफल को, बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, आवेग कहते। इतना ही नहीं बल्कि एक परिभाषा हम और बताते हैं जो तुमको आ जाएगा, समझो ध्यान से। यहां पर एक विधि और होता है कि किसी वस्तु पर, क्या होता है बबुआ, किसी वस्तु पर अत्यंत कम समय के लिए, किसके लिए बबुआ, कम समय यानी कि शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए लगाया गया बल आवेग कहलाता है। ये दो तो परिभाषा हो गया आप लोगों के पास, यानी कि बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, तथा किसी वस्तु पर अत्यंत कम समय के लिए लगाया गया बल, यानी कि क्षण भर के लिए लगाया गया बल आवेग कहलाता है। अब समझो ध्यान से, आवेग में इतना ही नहीं बल्कि और सवाल भी आते हैं, लेकिन आवेग का कुछ प्रयोग भी होता है। आवेग का क्या होता है, कुछ प्रयोग भी। देखिए आवेग का हम प्रयोग बताते हैं अभी कि आवेग का आखिरकार प्रयोग क्या होता है। बोला कि अत्यंत कम समय के लिए, बाबू अत्यंत कम समय के लिए जैसे हम किसी को यहाँ पर है, तो ये जो लगा है थप्पड़, ये जो लगा है वो अत्यंत यहाँ पर कम समय के लिए लगा है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, बहुत गंभीर होता है। बोलते हैं ना, देखन में छोटा घाव करे गंभीर, छोटा क्या कहते हैं जी, एक और होता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो वही चीज होता है, देखन में छोटा करे घाव करे गंभीर। तो यहाँ पर देखिए कम समय के लिए लगता है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है बड़ी डेंजर होता है। जैसे गेट को बैट से माना जाता है, बाबू गेट क्या होता है, बैट पर रहता है, लेकिन बैटवा पर कम समय ही नहीं टिक पाता है, तो चल ही नहीं जाता, छुआता कितना है, कम समय के लिए, लेकिन जोर से जाता है छक्का की नहीं। बोले तो बोलो आया लेकिन दूर गया,
प्रभाव या उसका परिणाम बहुत गलत हो गया। अब इतना ही नहीं, उसका अनुप्रयोग लिखवा देता हूं कि जैसे कि बैट से गेंद को मारना, बैट से गेंद को मारना, यहां भी हो जाएगा और बाकी सब नियम है। देखिए यहां पर ये हो गया। अब उसके बाद हम बताते हैं कि इसका उपयोग, क्या बताते हैं? उपयोग, समझिए ध्यान से। उपयोग, व्यवहारिक उपयोग, आखिरकार इसका उपयोग कहां होता है? उपयोग पहला बोले हैं कि जब बैट से गेंद को मारते हैं, बैट से गेंद को मारते समय आवेग का यूज होता है, आवेग का प्रयोग होता है। बैट से गेंद को मारेंगे तो भी आवेग का यूज होगा। दूसरी बात ये कि अभी भी मैंने बताया, किसी को थप्पड़ लगाते हैं, किसी को पीटना भी आवेग पर आधारित है, आवेग पर आधारित है। इतना ही चीज होता है, बहुत सारा उपयोग होता है। अभी आगे हम और बताएंगे। तो आवेग मतलब समझे, आवेग किसे कहते हैं? बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, तथा या फिर किसी वस्तु पर अत्यंत कम समय के लिए, किसी वस्तु पर अत्यंत कम समय के लिए लगाया गया बल आवेग कहलाता है। आवेग बराबर F इंटू डेल टी। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं, समझो ध्यान से। मैंने बोल दिया एक एग्जाम्पल कि मान लो कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल 6 सेकेंड तक लगाने पर कितना आवेग प्राप्त होगा? कितना आवेग प्राप्त होगा? देखिए किसी वस्तु में या किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 5 न्यूटन का बल 6 सेकंड तक लगाया जा रहा है, तो कितना आवेग प्राप्त होगा? बाबू हमने बार बार कहा है कि जितने भी सवाल होते हैं उसको पहले लिखो जो दिया है। यहाँ पर किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल मतलब F बराबर कितना दे दिया? 5 न्यूटन लिख लिया बबुआ, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कई बार सवाल को पढ़ो जब तक तुमको न आ जाए। 5 न्यूटन का बल लगाने पर 6 सेकेंड तक, बबुआ कौन नहीं जानेगा 6 सेकेंड समय दिया है, तो समय दिया था टी बराबर 6 सेकेंड। बोलो जी, समझ में आया? अब आगे क्या कर रहा है? कितना आवेग प्राप्त होगा? कितना आवेग मतलब आई कितना प्राप्त होगा, यही तो है। अब हमको सूत्र पता है कि F बराबर आई इज इक्वल टू F इंटू डेल टी, आई इज इक्वल टू F इंटू डेल टी। बाबू 6 सेकेंड मामूली है ना समय है कि 5 मिनट तक मार रहे हैं हम, ऐसा तो है नहीं। देखिए आई बराबर F का मान कितना दिया है? 5 न्यूटन इंटू टी का मान कितना दिया है? 6। अभी हम कहेंगे आई बराबर F इंटू डेल टी, F इंटू डेल टी मतलब 6 5 30। लेकिन हम तो एक चीज यह भूल ही गए, इसका मात्रक नहीं बताया। क्या इसका मात्रक नहीं बताया कि आखिरकार आवेग का मात्रक क्या होता है? हालांकि हमको याद है कि मैं यहाँ पर मीटर पर सेकेंड लगाऊंगा, क्या तुम लोगों को याद है? हम तो बताया ही नहीं, तो हम भूल गए थे। हालांकि अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। बल्कि एक पॉइंट लिख लेंगे आवेग में एक पॉइंट लिख लेंगे कि आवेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए लगा दिए। बोलेंगे सर मीटर पर सेकेंड कैसा है? तो मैं अभी बता रहा हूं कि मात्रक कैसे निकालते हैं। जैसे संवेग का बताएं वैसे आवेग का भी बता देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो, 1 मिनट में। तब से हम पानी पी लेते हैं। हो गया? उतर गया? ठीक है, देखिए ध्यान से। अब मैं पहले आवेग का मात्रक बता देता हूं, क्योंकि मैंने स्किप कर दिया था। मैंने बताऊंगा मात्रक, क्या
मात्रक, यानी कि इसका मात्रक कैसे निकालते हैं बाबू, हम कई बार बताते हैं मात्रक अगर आपको सूत्र पता है तो आप मात्रक निकाल सकते हैं। एक बार बताओ, आगे का सूत्र क्या होता है, आई बराबर एफ इंटू डेल टी, यही नहीं होता है, मैंने कहा था एकदम जीरो हो जा, एकदम जीरो हो जा, मात्रक एकदम भूल जा, नहीं आता। आई बराबर एफ, यह मतलब बल का मान याद है, बल का सूत्र याद है, बल बराबर होता है यम ए, बल का सूत्र क्या होता है, यम ए इंटू डेल टी, टी को हम लोग लिखते हैं, टी को किस में नापते हैं बबुआ, एस में, सेकंड में, बोलो नापते हैं कि नहीं, बस एक एक लाइन करते जाओ। आई इज इक्वल टू यम, यम मतलब किलोग्राम में, यम मतलब किलोग्राम, मास है भाई, मास है, द्रव्यमान है, भार को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, गुणे ए, बोलेंगे सर ए फिर आ गया, हमको तो नहीं पता है, निकालो फिर से, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपन को टी, एक एक लाइन हल करो। अब आगे देखो इंटू एस, यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, केजी, आई बराबर केजी। एक बात बताओ, मैंने बताया था कि जब भी आपको प्रारंभिक स्थिति न दे तो आप u बराबर क्या मान लेंगे, v, और u बराबर जीरो, प्रारंभिक जो भी होगा वो जीरो माना जाएगा। एक बात बताओ, अगर u बराबर आप जीरो रखते हैं बाबू तो पूरा जीरो हो जाएगा, केवल v बचेगा, यानी कि v बाई टी इंटू एस, एस एस यानी कि हम टी भी लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा करते हैं, इसको टी रहने देते हैं ताकि हमको बाद में काटने में आसानी बढ़ेगी। देखिए ये टी टी खत्म कहानी। एक बात बताओ, आई बराबर किलोग्राम गुणे भी, भी मतलब वेगन बचा जी, और तो कट गया, वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा के समय, वेग बराबर विस्थापन बटा के समय। एक बार बताओ, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर किलोग्राम गुणे विस्थापन को किस में नापते हैं, मीटर में, और बटा के समय को सेकंड में, आई बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई बराबर किलोग्राम मीटर सेकंड पर माइनस 1। बबुआ ये बड़ी बात पूछा है, ये बड़ी बात पूछा है, ये ध्यान में रखना, समझ में आया कि नहीं, ये बहुत जरूरी तो है। आज आवेग बता दिए, संवेग बता दिए, प्रथम नियम बता दिए, पूरा बता, टाइटन एकेडमी हो गया। बबुआ आपको कुछ भी पढ़ना होता है ना, बस इस पर सर्च करेंगे, बस सर्च करेंगे कि फोर्स बाई मंटू सर, फोर्स बाई मंटू सर, और आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, पूरा आ जाएगा। बस कर देना कि फोर्स चैप्टर 1 बाई मंटू सर, और ये टाइटन एकेडमी, बस टाइटन एकेडमी भी लिख देंगे तो पूरा वीडियो आ जाएगा, समझ गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।